नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान अमृत में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शोध की पद्धतियों एवं शोध प्रक्रिया से संबंधित जानकारी साझा करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने विषय को। इससे पूर्व के 2 वीडियो में मैंने शोध एवं शोध के प्रकार पर चर्चा किया था। अधिक जानकारी के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन देखें, वहाँ लिंक उपलब्ध है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम शोध पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। तो शोध पद्धति है क्या? शोध पद्धति का अर्थ है शोध करने का तरीका, अर्थात शोध को करते कैसे हैं। आपको बताता चलूं कि शोध के प्रकार एवं शोध की पद्धतियाँ दोनों अलग अलग हैं और कृपया इसमें कंफ्यूज न हो। जैसे शोध के प्रकार का अर्थ क्या हुआ? सब्जियों के प्रकार। जैसे पनीर का व्यंजन है, पनीर की सब्जी है, तो उसके अलग अलग प्रकार क्या हुए? कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, पनीर दो प्याजा, ये सब उस पनीर के अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन पद्धति क्या हुआ? उस अलग अलग रेसिपी या व्यंजन को जो पकाने का जो तरीका है, जो पद्धति है, वह क्या हुआ? शोध की पद्धति। और यह सब इन्हें बनाने का तरीका अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसलिए एक सफल शोध के लिए आवश्यक है कि उसकी उपयुक्त और उचित शोध की पद्धति अपनाई जाए। जैसे अब बात करते हैं शोध के पद्धतियों की, तो भिन्न भिन्न विषयों एवं भिन्न भिन्न संकायों के अंतर्गत भिन्न प्रकार की पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, जिनमें से कुछ शोध पद्धतियाँ हैं। सर्वप्रथम है आलोचनात्मक शोध पद्धति। तो आलोचनात्मक शोध पद्धति क्या है? तो यह जो शोध की पद्धति है, मुख्यतः मानविकी विषयों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आलोचनात्मक पद्धति के अंतर्गत शोधार्थी किसी लेखक की रचना की समीक्षा करने के उपरांत, किसी लेखक की रचना के बारे में पढ़ने के उपरांत, उसको अच्छे से जानने के उपरांत, उसके गुण एवं अवगुणों को आधार बनाकर जो शोध करता है, वह आलोचनात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत आते हैं। इसे हम सीधे सीधे आलोचना कह सकते हैं, लेकिन चूँकि यह शोध से जुड़ा होता है तो इसलिए हम इसे आलोचनात्मक शोध पद्धति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सूरदास, तुलसीदास, जायसी, इन सभी की रचनाओं को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो त्रिवेणी नामक पुस्तक की रचना की है, वह आलोचनात्मक शोध पद्धति का ही उदाहरण है। ये तो हुआ पहला। दूसरा है सर्वेक्षणात्मक शोध पद्धति। इस प्रकार की शोध पद्धति के अंतर्गत सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त प्रतिदर्श, जिसे अंग्रेजी में डाटा कहते हैं, या आंकड़ों को आधार बनाकर शोध कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत संकलित प्रतिदर्शों अर्थात डाटा के आधार पर विभिन्न प्रकार के विश्लेषण करके शोधार्थी निष्कर्ष देते हैं। शोध की यह पद्धति राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, वाणिज्यिक विषयों आदि में प्रमुखता से प्रयोग किए जाते हैं। आप अक्सर न्यूज़ टीवी में देखते रहते होंगे, वहाँ पर न्यूज़ चैनलों पर देखते होंगे कि वहाँ पे विभिन्न आंकड़े दिए रहते हैं उस सर्वेक्षण के आधार पर। यह सारे कहाँ से लाए जाते हैं? यह इसी पद्धति के द्वारा लाए जाते हैं। तो यह है हमारा शोध पद्धति का दूसरा रूप। शोध पद्धति का तीसरा प्रकार जो है वह है समस्या मूलक शोध पद्धति। तो समस्या मूलक का अर्थ हुआ समस्या के मूल को खोजकर किया जाने वाला शोध, अर्थात शोध की वह पद्धति जिसमें समस्या की गहराई में जाकर समाधान ढूंढा जाता है, उसे समस्या मूलक शोध पद्धति कहा जाता है।
इस शोध के अंतर्गत शोधार्थी पहले समस्या का चुनाव करते हैं, तत्पश्चात उसके समाधान के लिए जो शोध कार्य करते हैं वह समस्यामूलक शोध पद्धति है। लेकिन इस प्रकार के शोध प्रायः कम ही होते हैं। समस्या तो वैसे प्रत्येक शोध के अंतर्गत होती है या समस्या के समाधान के लिए ही शोध किया जाता है, लेकिन समस्या को आधार बनाकर शोध बहुत कम ही होते हैं। तो शोध पद्धति का जो चौथा प्रकार है वह है क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार के शोध के अंतर्गत किसी विषय के क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन किया जाता है अथवा क्षेत्रीयता को आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। जैसे यदि हम बांग्ला के कवियों या कथाकारों के विषय में शोध कर रहे हों अथवा उसका राष्ट्रीय स्तर के कवि अथवा किसी बोली जैसे अवधी, मराठी, ब्रज आदि भाषा के कवियों से तुलना करें या भाव साम्य करें तो यह संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय लेखक अथवा किसी लेखक की रचना में उसके क्षेत्र विशेष का बहुत महत्व होता है। अतः किसी क्षेत्र विशेष अथवा किसी क्षेत्रीय कवि की रचना को ध्यान में रखकर किया जाने वाला शोध क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आता है। शोध पद्धति का पांचवा प्रकार जो है वह है वैज्ञानिक शोध पद्धति। तो वैज्ञानिक शोध पद्धति तो यह जो शोध की जो यह पद्धति है वह अत्यंत आधुनिकतम पद्धतियों में से एक है। इस पद्धति के अंतर्गत वैज्ञानिक उपकरणों, प्रयोगों एवं पद्धतियों का प्रयोग करके शोध के निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। शोध की इस विधि को प्रायः विज्ञान, भूगोल आदि विषयों में प्रयोग किया जाता है। मानविकी संकाय के अंतर्गत इस पद्धति का उपयोग भाषा विज्ञान के क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र नहीं होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान में वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसलिए मानविकी संकाय में भाषा विज्ञान के क्षेत्र को छोड़कर और इसकी कहीं भी आवश्यकता नहीं है। इस पद्धति के शोध से मिले निष्कर्ष सटीक एवं उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक शोध पद्धति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा शोध पद्धतियों का अध्याय पूरा हुआ। अब हम आते हैं विषय के दूसरे अंग में, दूसरे भाग में, जो कि है शोध प्रक्रिया। तो शोध की प्रक्रिया, इसे समझने से पूर्व हमें सबसे पहले प्रक्रिया शब्द को समझना होगा। तो प्रक्रिया शब्द क्या है? तो प्रक्रिया का जो सामान्य अर्थ होता है वह है व्यवस्थित ढंग से की जाने वाली क्रिया। मतलब किसी काम को, जिस काम को भी हम करें वह व्यवस्थित ढंग से की जा रही हो। अर्थात जब हम कोई काम करते हैं, यदि उसका क्रम गलत होगा तो सारा काम खराब हो जाता है, लेकिन उसी कार्य को सही क्रम से करते हैं तो उसका परिणाम बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी रिसेप्शन में जाते हैं तो प्लेट में भोजन लेने का क्या क्रम है कि पहले हम सलाद, फिर चावल, फिर दाल, फिर सब्जी और फिर पापड़ और अंत में मिठाई या आइसक्रीम लेते हैं। यदि इस प्रकार से हम भोजन लेते हैं तो भोजन करने में आनंद आता है और भोजन का स्वाद भी लगता है। लेकिन यदि हम इस क्रम को बदल देते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ सिर्फ हम क्रम को बदल रहे हैं, अर्थात पहले दाल, फिर पापड़, फिर सब्जी, फिर आइसक्रीम और अंत में चावल, तो बताइए क्या आप स्वयं से लिया हुआ भोजन, इस तरह से लिया हुआ भोजन क्या आप खुद करेंगे? नहीं करना चाहेंगे। तो अंतर क्या होगा? सामग्री भी वही है,
खाने वाले भी वही है। तो अंतर क्या है? तो अंतर जो है वह है भोजन लेने के क्रम में। ठीक इसी प्रकार का ध्यान शोध के अंतर्गत भी रखा जाता है और इसे ही शोध प्रक्रिया कहते हैं। तो शोध की जो पहली प्रक्रिया है वह है शोध समस्या का सूत्रीकरण। इसके अंतर्गत हम जिस विषय पर शोध करना चाहते हैं उस पर शोध निर्देशक से विचार करके शोध के विषय का चयन करते हैं। जिस प्रकार समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, ठीक उसी प्रकार से शोध के लिए सबसे पहले समस्या ढूंढते हैं जिसका कि समाधान किया जा सके। तो उसे जिन विषयों पर हम शोध करना चाहते हैं, शोध निर्देशक से बात करके एक एक जो रुचि के विषय हैं उनको रखते हैं और फिर उनसे डिस्कस करके आगे का काम करते हैं। तो यह हुआ पहला पॉइंट। जो दूसरी प्रक्रिया है वह है शोध अभिकल्प तैयार करना। शोध अभिकल्प का तात्पर्य क्या है? तो शोध अभिकल्प का तात्पर्य है शोध की परिकल्पना तैयार करना। अर्थात शोध कैसे करेंगे, क्या इस शोध के अंतर्गत क्या क्या करना होगा, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होगी, हमें शोध के लिए कहाँ कहाँ जाना होगा, हमें और भी जो उसमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन सब की रणनीति बनानी होती है। तो यह सब जो है वह शोध अभिकल्प के अंतर्गत आता है। शोध प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है वह है आंकड़ों का चयन। इसके अंतर्गत शोधार्थी शोध के लिए और शोध से संबंधित आंकड़ों का चयन करते हैं। मतलब कि जब हमने शोध का सूत्रीकरण कर लिया, जब हमने शोध अभिकल्प तैयार कर लिया, तो इसके बाद जो तीसरा चरण आता है जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? आंकड़ों का चयन, जिसके आधार पर फिर हम आगे अपने शोध की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत हम यह तय करते हैं कि कौन कौन से आंकड़े कहाँ से मिलेंगे, उनकी उपलब्धता हम सुनिश्चित करते हैं। उन आंकड़ों की प्रामाणिकता कैसी है, इन सभी विषयों का ध्यान आंकड़ों के चयन के दौरान किया जाता है। और शोध प्रक्रिया का जो चौथा चरण है वह है शोध प्रस्ताव लेखन। इसमें हम शोध प्रस्ताव लेखन के अंतर्गत जो शोधार्थी होते हैं वह शोध संबंधित विषयों का परिचय प्रस्तुत करते हैं। अर्थात कि वह किस विषय पर शोध कर रहा है, शोध करने का उद्देश्य क्या है, उसकी पद्धति क्या है, उस शोध के अंतर्गत क्या कार्य किया जाएगा, उस शोध से क्या लाभ होगा, इन सभी विषयों को वह प्रस्तुत करता है। जिस तरह से हम किसी पुस्तक में जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो प्रस्तावना पढ़ने से हमें उस पुस्तक के अंतर्गत जो विषय हैं उसकी एक सामान्य रूपरेखा मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार से शोध प्रस्ताव लेखन के अंतर्गत हमें शोध की जो रूपरेखा है वह मिल जाती है। तो यह प्रस्ताव जो है वह शोध निर्देशक के सहयोग से संबंधित विभाग में प्रस्तुत किया जाता है। जो शोधार्थी होते हैं वह प्रस्तुत करते हैं और फिर विभाग से अनुमति मिलने के पश्चात वह शोध करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके बाद भी अभी शोध की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसके बाद है पांचवा चरण, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। मतलब कि इससे पहले तो हमने आंकड़ों का चयन किया था कि इसमें कौन कौन से आंकड़े कहाँ मिलेंगे, कौन कौन से आंकड़े हमारे लिए ज़रूरी है, शोधार्थी के लिए ज़रूरी है, उसकी प्रामाणिकता कैसी होगी, इन सभी पे हमने चर्चा किया था। उसका चयन शोधार्थी ने किया। अब आगे जो आंकड़ों का संग्रहण है उसमें शोधार्थी जिन आंकड़ों का चयन करते हैं उसे संग्रहित करने का कार्य प्रारंभ करते हैं और यह यथाशीघ्र करते हैं ताकि शोध का जो कार्य है वह जल्द से जल्द पूर्ण हो सके अथवा उन्हें सामग्री संकलन में ज़्यादा समय न लगाना पड़े। शोध का छठा और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण जो है वह है शोध रिपोर्ट लेखन। अर्थात
जब इन सभी उपर्युक्त जो ऊपर में जो सभी प्रक्रिया बताई गई हैं, जो पांचों प्रक्रिया बताई गई हैं, जब वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद शोधार्थी जो है वह अपना शोध लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं तथा संग्रहित आंकड़ों एवं पुस्तकों का विश्लेषण करते हैं, उनका पठन पाठन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसके पश्चात अपने शोध कार्य को लेखन के पश्चात पूर्णता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से शोध की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यहाँ शोध की प्रक्रिया बताई गई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। शोध की प्रक्रिया और शोध प्रस्तुतिकरण तंत्र वास्तव में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें कुछ मूलभूत अंतर होता है। और शोध प्रस्तुतिकरण तंत्र जो है वह मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।